हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्गोलर क्लासेस। और देखिए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डीबीएमएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी DSSB TGT कंप्यूटर साइंस में आए हुए हैं, तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन रहा है, कैसा लेवल है, वो आप जब क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखी है जो हमारे चैनल पर है, थ्योरी क्लास में मैंने पूरा रिलेवेंट पूरा DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के लिए ही बनाया है, ठीक है। खासकर तो आप थ्योरी क्लास देख लेंगे तो आपको इतना रिलेवेंट है कि आपसे PYQ 90+% मतलब समझ लीजिए कि आपके जितने क्वेश्चंस हैं अभी उसमें से आपके लगभग सॉल्व होने लगेंगे। तो थ्योरी क्लास आप देख लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, अब बाकी चैनल पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेटाबेस। यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में इस चीज़ को बहुत ध्यान से दिखाना चाहिए आपको। तो उसमें से कौन नहीं है? स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है कि लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, यानी कि क्या होता है? ये लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का, या ब्लूप्रिंट कहते हैं। उसके बाद ये लॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे होता है? देखिए, आप जब क्रिएट करते हैं टेबल को, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और उसके बाद स्टूडेंट का आईडी, डेटा टाइप, की कांस्टेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप टेबल क्रिएट करने समय देते हैं। स्टूडेंट नेम, कौन सा डेटा टाइप है? वेर कैरेक्टर, यानी कि वेरिएबल लेंथ रहेगा इसका कैरेक्टर का 50। उसके बाद आप कुछ भी ले लीजिए, और जो नाम होगा नोटनल होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका ईमेल आपका ये भी यूनिक हो जाएगा। यूनिक का मतलब हो जाता है कोई डुप्लीकेट उसके जैसा नहीं होगा, ठीक है। तो जब आपने क्रिएट किया एसक्यूएल में इस तरीके से क्वेरी लगा के टेबल क्रिएट हो गया, तो टेबल जब क्रिएट हुआ है तो ये स्ट्रक्चर जो क्रिएट हुआ, ये स्ट्रक्चर को कहते हैं स्कीमा, ठीक है। जो स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है और ईमेल है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये आपका क्या हो गया? डेटाबेस का स्कीमा हो गया, ठीक है। इस टेबल का स्कीमा हो गया। तो इस चीज़ को समझ गए। उसके बाद रिलेशनशिप क्या कहता है? कि रिलेशनशिप कहता है कि दो मतलब टेबल के बीच में, यानी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। यानी कि जैसे ये स्टूडेंट है, ठीक है, उसका रिलेशन जो है कोर्स से होगा। कोर्स अलग एंटिटी हो गया, यहाँ पर स्टूडेंट एक अलग एंटिटी है, इसको हम एंटिटी कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं रिलेशनशिप, डायमंड शेप में जो रहता है रिलेशनशिप, और इसको कह देते हैं आप, ये भी एंटिटी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट्स होंगे, स्टूडेंट आईडी होगा, स्टूडेंट नेम होगा, ठीक है। मतलब मैंने पूरा थ्योरी क्लास में आपको डिस्कस कर रखा, बहुत अच्छे से है, आप उसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है आपका प्राइमरी की, यहाँ पर इसमें बता रहा हूँ, नोटनल है, ये सब की कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। कांस्टेंट्स का मतलब होता है कि आपका क्या कहते हैं कि रूल्स को बताना, मतलब कि जो डेटाबेस में जो होगा वो कंसिस्टेंट रहे, मतलब इनकंसिस्टेंट डेटा नहीं हो। इनकंसिस्टेंट का मतलब कि डेटा करेक्ट हो, जो चीज़ें उसके लिए है वो उसी चीज़ में रहे। जैसे स्टूडेंट आईडी है तो स्टूडेंट आईडी के टेबल में स्टूडेंट आईडी हो, ना कि स्टूडेंट आईडी के उसमें कॉलम में स्टूडेंट का नाम हो। तो ये कांस्टेंट जो है डिसाइड करता है कि आपका किस तरीके से उसका रूल रेगुलेशन होना चाहिए। फ्रंट एंड क्या कहता है? फ्रंट एंड ही इसका आंसर है यहाँ पर, क्योंकि फ्रंट एंड जो होता है डेटाबेस का पार्ट नहीं है इसमें। तो फ्रंट एंड जो रहता है आपका क्या होता है कि एक प्रकार का ये इंटरफेस है, किस चीज़ का? वेब ऐप वगैरह का, ठीक है।
या फिर आप मोबाइल स्क्रीन वगैरह, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट एंड हो गया। तो आंसर यहाँ पे क्या है, फ्रंट एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश इज़ यूज्ड फॉर मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। जो डेटाबेस में स्टोर होगा डेटा, उसको कैसे रिट्रीव किया जाएगा, कैसे मेंटेन किया जाएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा, ये काम जो है कौन करता है? क्या ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो करता है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, इंटरेक्शन बनाता है, ठीक है। यानी कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, ये एक प्रकार का ब्रिज होता है, ठीक है। ब्रिज होता है जो इंटरेक्ट करता है यूज़र बिटवीन हार्डवेयर, ठीक है। और ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, ये मैनेज करता है, मेंटेन करता है और इफ़िशिएंटली यूज़ होता है, रिट्रीव करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है और ये DSSB TGT कंप्यूटर साइंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए, DBMS का भी। तो मैंने स्पेसिफिक डिज़ाइन किया है इसी तरीके से अपना थ्योरी क्लास, ठीक है। और उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है एक प्रकार से क्या करता है कि ऑपरेट करता है कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। और प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो हो जाता है ये एक प्रकार का क्या हो जाता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग, या इसको ले लीजिए MS वर्ड। MS वर्ड जो है एक प्रकार का प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होगा वो मैनेज करेगा, रिट्रीव करेगा, मेंटेन करेगा डेटाबेस को, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट इन डेटाबेस डिस्क्राइब पार्टिकुलर। वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स मतलब एट्रीब्यूट्स के वैल्यू को कौन डिस्क्राइब करता है? तो वो करता है आपका एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। ये एंटिटी होता है। एंटिटी के पास उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं जो इस प्रकार से आपका इस शेप में रहता है, ओवल शेप में, ठीक है। आप जानते हैं ER डायग्राम में पढ़ा होगा। तो इस तरीके से ये एंटिटी है और ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये एट्रीब्यूट है, ये इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। तो जैसे कि ये टेबल बन गया स्टूडेंट का, ठीक है। ये टेबल हो गया स्टूडेंट ID, नेम, ईमेल, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर आप जानते हैं कि इसको एट्रीब्यूट कहते हैं। ये एट्रीब्यूट। तो ये एक एंटिटी है। क्या है? ये एक एंटिटी है। कौन सी एंटिटी है? ये स्टूडेंट है। स्टूडेंट एक एंटिटी ऑब्जेक्ट हो गया जिसकी प्रॉपर्टीज़ को बता रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा एंटिटी होगा। टपल किसको कहते हैं? टपल कहते हैं आप जो इसके अंदर रोज़ होता है, ये इसको कहते हैं आप टपल कहते हैं, ठीक है। टपल को रो कहा जाता है, कंप्लीट पूरी रो को टपल कहा जाता है। फील्ड किसको कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है जो इसके अंदर एट्रीब्यूट्स को फील्ड ही कहा जाता है। जैसे कि ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसको आप एट्रीब्यूट कहते हैं, कॉलम कहते हैं। एट्रीब्यूट कह लीजिए, कॉलम कह लीजिए, ठीक है।
और इसके बाद जो फील्ड होता है वो भी एट्रीब्यूट्स में आता है, लेकिन क्या होता है फील्ड जो रहता है वो जैसे कि आपका सपोज़ ये आपका एक प्रकार से क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। ठीक है, माने कि एट्रीब्यूट के बीच में कोई एक वैल्यूज़ रखी जाती है तो उसको कहा जाता है फील्ड। व्यू क्या होता है, व्यू होता है आपका जो क्या कहते हैं इसको कि वर्चुअल टेबल क्रिएट करता है ये बाय एसक्यूएल। वर्चुअल टेबल क्रिएट बाय एसक्यूएल क्वेरी। तो आपका आंसर जो है एंटिटी ही होगा जो वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स इन डेटाबेस डिस्क्राइब द पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को डिस्क्राइब जो करता है वो एंटिटी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए आप। और उसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए रिलेशन स्कीमा इन सेकंड एनएफ, अगर रिलेशन जो है वो सेकंड एनएफ में है देन डेफिनेटली इन फर्स्ट एनएफ, फोर्थ एनएफ, बीसीएन, थर्ड एनएफ और बीसीएनएफ। तो फर्स्ट एनएफ क्या करता है, फर्स्ट एनएफ जो है फर्स्ट एनएफ एटॉमिक वैल्यू को रखता है। ठीक है, यानी कि किसी कॉलम में सिंगल वैल्यू रहनी चाहिए, अगर डबल वैल्यू है तो वो फर्स्ट एनएफ में नहीं होगा। और सेकंड एनएफ क्या कहता है, सेकंड एनएफ कहता है कि इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो पार्शियल डिपेंडेंसी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो और उसके बाद थर्ड एनएफ क्या कहता है, थर्ड एनएफ कहता है कि इसमें नो ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी इसमें फॉलो नहीं होनी चाहिए। और बीसीएनएफ क्या कहता है, बीसीएनएफ कहता है कि जो होगा पहले जो थर्ड एनएफ में वो डेफिनेटली होगा, देन बीसीएनएफ में होगा। ठीक है, तो जो पहले क्या होगा फर्स्ट एनएफ में, समझिए फर्स्ट एनएफ सेकेंड एनएफ, यानी जो फर्स्ट एनएफ को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो सेकेंड एनएफ को जो सेटिस्फाई कर रहा है वो फर्स्ट एनएफ को करेगा ही। इसी प्रकार से जो थर्ड एनएफ को करेगा वो सेकेंड एनएफ को करेगा ही, जो बीसीएनएफ को करेगा ठीक है वो थर्ड एनएफ को करेगा ही, जो फोर्थ एनएफ को करेगा यानी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स तो उसके बाद फोर्थ एनएफ को करेगा ही। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर ए। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एनएफ में होगा ही जो सेकंड एनएफ में है। अगर थर्ड एनएफ रहता तो थर्ड एनएफ और फर्स्ट एनएफ दोनों आंसर आता। बीसीएनएफ होता तो आपका वो उससे पहले की चीज़ें सब हो जाती। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड विद सेलेक्ट कमांड ऑफ एसक्यूएल टू रिट्रीव ऑल एट्रीब्यूट्स वैल्यू ऑफ द सेलेक्टेड टपल्स। जिस टपल को सिलेक्टेड करते हैं, टपल्स का मतलब हो गया क्या चीज़, आपके रोज़। ठीक है, और उसके बाद ऑल एट्रीब्यूट्स, उस रोज़ के सभी एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करने के लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं, उसके बाद उसमें सेलेक्ट कमांड के साथ यूज़ करते हैं हम, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट के सभी डेटा को शो कर देगा। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ईमेल A101 ABC@102 BXYZ@। तो ये डेटा पूरा शो कर देता है जब स्टार लगाते हैं, इसको कहते हैं हम एस्ट्रिक। क्या कहते हैं, AS
TERISK, ठीक है। तो आंसर आपका स्टार हो जाता है। उसके बाद ये हैश क्यों नहीं होगा, ये यूज़ किया जाता है आपके किसके लिए, ये किया जाता है आपके कमेंट के लिए। और ये परसेंटेज ये आपका यूज़ होता है लाइक में, और उसमें क्या करते हैं, वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हैं। तो वाइल्ड कार्ड के साथ जैसे आप परसेंटेज ए करेंगे तो आपका ए के बाद जो भी नाम रहेगा सिर्फ उसको शो करेगा। ये कॉलन क्यों यूज़ करते हैं, ये पैरामीटर जो होता है ये पैरामीटर बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका एस्ट्रिक हो गया, सी आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन ऑफ ER एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम शोज द वीक एंटिटी। ये तो आपका क्या है, एंटिटी है। ये आपका क्या है, ये रिलेशनशिप है। और ये आपका क्या है, ये वीक एंटिटी है। तो आंसर हमें मिल चुका है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, जो क्या होगा, वीक एंटिटी। ठीक है, और उसके बाद जो क्या कहते हैं, डबल डायमंड है। ये डायमंड को जो कहते हैं, सिंगल डायमंड को रिलेशनशिप, और डबल डायमंड को क्या कहते हैं, डबल डायमंड किसको करता है, वीक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू ER डायग्राम। एंटिटी रिलेशन डायग्राम से हम इसमें मैच करना है। ये क्वेश्चन DSSB TGT में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि अगर हमने थ्योरी बेसिक पढ़ ली तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चंस को भी, बेसिक कॉन्सेप्ट को आप बिल्ड कीजिए। ज़्यादा मतलब एडवांस को पहले नहीं पढ़ना है। आप तो जानते हैं ना कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए बेसिक के बाद ही हम मॉडरेट और एडवांस में जाते हैं। तो आपको गेट लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें भी कॉन्सेप्ट है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ कि आपको न्यूमेरिकल से ज़्यादा आपको थियोरेटिकल पे यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो देखिए बॉक्सेस क्या होता है, बॉक्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि इस तरीके का बॉक्स है। तो ये आप जानते हैं, इसको एंटिटी को कहते हैं। ठीक है, ओवल शेप कहते हैं इसको। ये ओवल शेप को आप जानते ही हो, अब तक जान चुके हैं कि एट्रीब्यूट्स को कहते हैं। डायमंड शेप का मतलब ये रिलेशनशिप, इसको कहते हैं रिलेशनशिप को। अब यहाँ से आप समझ ही जाइए कि बॉक्स का है R, ए का R, सीधा यहाँ पे आ जाइए C पे, और D पे चांस बन रहा है 2। उसके बाद ओवल का मतलब है एट्रीब्यूट्स, यानी P, 2 का P, ये तो नहीं होगा, फिर ये होगा। ठीक है, 2 का P, फिर अपने आप समझ जाइए 3 का। तो आंसर यहाँ पर D करेक्ट आंसर है। ये नहीं है, ये तो नहीं है, पहले ही कट जा गया। ठीक है, तो आपको एलिमिनेट करना पहले क्वेश्चन को आना चाहिए, ऑप्शंस को। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख गए हैं तो उसमें से अगर 2 अब लमसम लगता है आप, तो फिर उस हिसाब से अकॉर्डिंग, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, एलिमिनेट कर चुके हैं, 2 ऑप्शन बच रहा है, 2 ऑप्शन में से तब आप रिस्क ले सकते हैं, एक चांस ले सकते हैं। लेकिन आपको कुछ नहीं आता है तो आंख बंद करके लगाने से इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नुकसान देगा आपको। ठीक है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कौन सा है जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट नहीं है इन ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS में। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कौन कौन सा होता है, और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कौन कौन सा होता है। देखिए, तो ये जो कमांड होता है, कमांड जो होता है, अब एक DDL है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एक है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में डिफाइन करता है डेटाबेस को, टेबल को। ठीक है, तो क्रिएट करना होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अल्टर करना, ठीक है, उसके बाद ड्रॉप करना, और उसके बाद ट्रंकेट करना,
उसके बाद कमेंट करना। ये सारा जो कमांड है ये DDL का है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का है। DML का क्या है? DML का कमांड है आपका सेलेक्ट, इंसर्ट, यानी टेबल में आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। अपडेट, उसके बाद मर्ज, उसके बाद डिलीट। अब डिलीट और ट्रंकेट और ड्रॉप ऐसा कॉमन चीज़ है, मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद हो गया, ठीक है। तो ये इतना जो है आपका, ये कमांड जो है आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। अगर समझ कॉमन मतलब उस तरीके से नहीं समझ आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, मिक्सअप हो जा रहा है कि कौन किसका पार्ट होगा, तो याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का, यानी इस पार्ट में देखिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का कौन सा कमांड नहीं है। क्रिएट जो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होगा। इंसर्ट क्या है? इंसर्ट जो है आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का पार्ट है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो सकता है सकता क्या है? अल्टर जो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट है, तो ये नहीं होगा। ड्रॉप टेबल जो है आपका, ये आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ एसिड प्रॉपर्टीज़। नॉट मतलब ये चीज़ को आप मिस मत कीजिए, ये थोड़ा सा क्या रहता है कि आप क्वेश्चन में बहुत स्पीड में पढ़ रहे हैं, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट्स होता है एग्जाम में, यानी कि टाइम लिमिट होता है, टाइम बाउंड्री होता है, तो उस कारण क्या होता है कि आप नोट को भूल जाते हैं और एसिड प्रॉपर्टी कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो गलत आंसर आ सकता है। तो आप क्वेश्चन प्रॉपरली थोड़ा सा देखिए, क्योंकि उसी एक ही बार रीड करने का बार बार रीड कीजिएगा तो टाइम ख़त्म हो जाने लगेगा। एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है? एसिड प्रॉपर्टी ए से क्या होता है? ए से होता है आपका एटोमिसिटी, ठीक है, तो एसिड प्रॉपर्टी। उसके बाद एटोमिसिटी है ए से, और सी से क्या है? कंसिस्टेंसी। आई से क्या है? आइसोलेशन। और डी से क्या है? ड्यूरेबिलिटी। तो आपका यहाँ पे कौन सा नहीं है? इंस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो आंसर सी। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब वही टेबल याद कीजिए जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में पूछा गया था, इसमें पूछा गया कि पार्ट है, ये पीजीटी का है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर का है, जो 11th-12th के लिए होते हैं DSSB में, ये उसका क्वेश्चन है। उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का पार्ट कौन सा है। तो इसमें जो आप जानते हैं कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट है अल्टर है, ठीक है, और उसके बाद डिलीट है। डिलीट जो होता है किसका पार्ट है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का पार्ट है, क्योंकि डिलीट कमांड जो होता है रिमूव करता है रोज को, या रिकॉर्ड कह लीजिए, ठीक है। तो ये आंसर जो है आपका ए आंसर होगा, ठीक है। अल्टर टेबल क्या होता है? अल्टर टेबल जो होता है ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है, जो डेटा इसके स्कीमा को चेंज करता है। किसको चेंज करता है? स्कीमा यानी लॉजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करता है अल्टर यूज़ करके। यहाँ पे अल्टर टेबल का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं? टेबल के स्कीमा को क्या कर रहे हैं? रीनेम कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो और उसके बाद कॉपी क्या करता है? कॉपी क्या है? कोई स्टैंडर्ड कमांड नहीं है, ये नहीं होगा।
ठीक है। और पेस्ट क्या है, कॉपी पेस्ट जो है ये भी नहीं होगा। तो ये एक कॉपी पेस्ट जो रहता है डेटाबेस का नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लिपबोर्ड होता है, तो इसमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन डेटाबेस में इसका यूज़ नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी आर समटाइम्स कॉल्ड डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। यानी कि आप जानते हैं कि ये जो रहता है x और ऐसे करके y रहता है, इसमें क्या कहते हैं, x डिटरमाइंस y, इस तरीके से कॉल करते हैं, x डिटरमाइंस y। x को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट, और इसको क्या कहते हैं, y को कहते हैं डिपेंडेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। डोमेन क्या है, डोमेन जो है ये डोमेन एट्रीब्यूट्स नहीं होगा। एट्रीब्यूट्स तो टेबल का एट्रीब्यूट्स होता है, जो एक्स वाई जेड जो भी रहेगा वो अपने आप में एट्रीब्यूट्स रहेगा। डोमेन रहेगा जो कुछ उसमें वैल्यू की किस उसमें रहना चाहिए डोमेन में, ठीक है, तो उसका डोमेन तय करेगा। और रेंज जो रहता है, एक रेंज रहता है कि अगर एज उसका रेंज है कि 18 से 60 साल का, वो रेंज होगा। टेबल अपने आप में एक रिलेशन है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है आपका बी करेक्ट आंसर है। ये भी DSSB TGT कंप्यूटर साइंस में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंबल ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स इन ए एंटिटी रिलेशनशिप। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे कहा गया है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कौन सा होगा। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जो रहता है, यानी कि एट्रीब्यूट्स को हम डिनोट करते हैं ओवल शेप से, ठीक है, ये कहते हैं एट्रीब्यूट्स। और इसमें जो अगर डबल ओवल हो जाता है तो इसको कहते हैं हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि इसको कहते हैं एंटिटी, लेकिन इसको नहीं कहते हैं हम वीक, मतलब क्या कहते हैं, मल्टी वैल्यूड एंटिटी, इसको कहते हैं वीक एंटिटी। अब आप यहाँ पे डबल ओवल और डबल रेक्टेंगल में एक चीज़ देख रहे होंगे कि अलग नाम से बोला गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वीक एंटिटी कॉल किया जाता है अगर डबल रेक्टेंगल होता है तो, लेकिन डबल ओवल होता है तो उसको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डबल ओवल। और ये जो है आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका दूसरा ऑप्शन, ये कहलाता है आपका वीक रिलेशनशिप, ये कहलाता है आपका वीक एंटिटी। और जो ये वाला ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, तो यहाँ पर आपका डबल ओवल जो होगा आपका मल्टी वैल्यूड एंटिटी रिलेशनशिप होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल कैंडिडेट कीज़ अदर देन प्राइमरी कीज़ आर नोन एज, यानी कि जो कैंडिडेट्स की हैं, जितने भी कैंडिडेट्स की होते हैं, तो कैंडिडेट्स की उसमें से एक जो है प्राइमरी की सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा प्राइमरी कैंडिडेट्स की वो क्या कहलाएगा। तो जैसे कि कैंडिडेट्स की आपका एग्जांपल से ले लेते हैं, एक समझते हैं ये, ठीक है, कैंडिडेट की आपका जैसे EID, पैन ID, आधार ID, IFSC और अकाउंट है, ठीक है। ये आपका किसी टेबल से बनाया गया आपका ये है क्या चीज़, कैंडिडेट की, ठीक है, क्योंकि यूनिक है।
कैंडिडेट मिनिमल है तो मिनिमल सुपर की को कैंडिडेट की कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो EID हो गया, EID आपका सिलेक्ट हो गया किसके लिए, प्राइमरी की के लिए। और उसके बाद जो ये बचा, आधार का ID बचा, पैन ID बचा, IFSC बचा, अकाउंट बचा, ये सारे कैंडिडेट की थे। लेकिन अब जो प्राइमरी की सिलेक्ट हो जाने के बाद ये सारे क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट की कहलाएंगे। समझ गए। तो ये अल्टरनेट की होता क्या है कि वन सेलेक्टेड एज प्राइमरी की, द रिमेनिंग कैंडिडेट की बिकम अल्टरनेट की, यानी कि जो बचे हुए कैंडिडेट की होंगे वो आपका कहलाएंगे अल्टरनेट की। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की क्या कहलाता है कि रेफरेंस प्राइमरी की होता है। किसी टेबल से, जैसे आपका टेबल कोई है, दो टेबल के बीच में, तो यहाँ पर प्राइमरी की रहेगा इस टेबल में, तो इस टेबल में फॉरेन की होगा, रेफरेंसिंग टेबल, ठीक है। तो इसके बीच में ये रेफरेंसिंग करेगा तो फॉरेन की यहाँ पर होता है। तो फॉरेन की जो होता है किसी अदर टेबल का रेफरेंसिंग की होता है, तो वो फॉरेन की कैंडिडेट की नहीं हो सकता क्योंकि उसमें नल की वैल्यू अलाउड होती है, तो इसलिए फॉरेन की आंसर नहीं है। सेकेंडरी की क्या कहलाता है, सेकेंडरी की कहलाता है नॉन की पे ये काम करता है, यानी कि नॉन यूनिक वैल्यू पे। नॉन यूनिक वैल्यूज पे करता है, किसमें, सेकेंडरी इंडेक्सिंग के लिए, ठीक है। और रिमेनिंग की क्या है, रिमेनिंग की जो है नॉन स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है, ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं है। तो अल्टरनेट की जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड, रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज मैच इन आइदर लेफ्ट ऑफ राइट टेबल। इनर ज्वाइन क्या होता है, इनर ज्वाइन यानी कि मतलब क्या रहे, लेफ्ट और राइट टेबल में जो मैच होगा तो उसको क्या कहेंगे, तो इनर ज्वाइन को क्या कहते हैं। जैसे ये टेबल है और ये टेबल बी है, टेबल ए टेबल बी के जो इनर कॉमन इंटरसेक्ट पार्ट होगा, जो कॉमन पार्ट होगा वो आपका यहाँ पे कहलाएगा इनर ज्वाइन, ठीक है। और लेफ़्ट आउटर ज्वाइन कहलाएगा जो मैच करेगा आपका लेफ़्ट टेबल से, यानी कि टेबल बी में टेबल ए को मैच करना है टेबल बी के उससे, तो उसके बीच में जो मैचिंग होगा टेबल ए का वैल्यूज़ वो दिखेगी, तो वो आपका कहा जाता है लेफ़्ट आउटर ज्वाइन। फिर राइट आउटर ज्वाइन क्या होगा, राइट आउटर ज्वाइन भी जो उसी प्रकार से होगा कि टेबल ए और टेबल बी, टेबल लेफ़्ट के जो मैच करेगा राइट के पूरा, उसमें डेटाबेस में मतलब राइट आउटर ज्वाइन से शो होगा राइट के टेबल का पूरा, ठीक है, मैच करने के बाद। उसके बाद फुल आउटर ज्वाइन क्या होगा, फुल आउटर ज्वाइन होगा या तो लेफ़्ट पूरा और राइट पूरा, उसके बाद जो जितना पूरा पार्ट है आपका ये शो होगा किसमें, फुल आउटर ज्वाइन में आई, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, फुल आउटर ज्वाइन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स, कौन सा इसमें से फॉल्स है। ए रिलेशन टेबल में हैव द मल्टीपल सेकेंडरी कीज, ए रिलेशन ये ट्रू होगा क्योंकि रिलेशन में क्या हो जाता है कि सेकेंडरी कीज जो है मल्टीपल हो सकते हैं मल्टीपल सेकेंडरी इंडेक्स का यूज़ करके, ठीक है। द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की कांट बी नल, बिल्कुल सही बात है, वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की जो है कांट बी नल, प्राइमरी की नल नहीं होना चाहिए और वो यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट भी नहीं होनी चाहिए, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे फॉल्स पूछा जा रहा है। सेकेंडरी की इज़ ऑल्सो ए कैंडिडेट की, सेकेंडरी की कहा जा रहा है कि सेकेंडरी की ऑल्सो ए कैंडिडेट की, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि क्लासिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो नॉन प्राइमरी कैंडिडेट की होंगे वो एक्ट एज ए सेकेंडरी की
परफॉर्म करेंगे तो सेकेंडरी की यहाँ पर कैंडिडेट की कहलाएगा। लेकिन क्या है कि सुपर की सेटिस्फाइज द मिनिमलिटी कंडीशन। अगर सुपर की जो है सुपर की अगर मिनिमल हो गया तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कैंडिडेट की। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है तो कि सुपर की सेटिस्फाई द मिनिमलिटी कंडीशन, लेकिन अगर कैंडिडेट की सेटिस्फाई द सुपर की मिनिमलिटी कंडीशन तब फिर होता ट्रू, लेकिन यहाँ पर ये हो जाएगा फॉल्स, और फॉल्स पूछा जा रहा है तो आंसर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें थ्योरी क्लास में आपके पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसमें स्लाइड्स में हर चीज़ लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए, उससे नोट्स बनाइए, उसे रिवाइज कीजिए। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज़ यूज टू कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर कौन सा होता है? एसक्यूएल में कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर होता है 2 पाइप जो रहता है, इसको कहते हैं कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। ठीक है, और ये प्लस प्लस जो है आपका ऑपरेटर है, ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। जो यूज़ होता है आपका जावा या C++ में। ठीक है, और ये आपका जो इन्वर्टेड कोमा है, इसको कहते हैं आपका, किसके लिए यूज़ किया जाता है कि टेक्स्ट को इनक्लोज करने के लिए, लिटरल्स को इनक्लोज करने के लिए, यानी कि इस तरीके से लिखते हो आप, टेक्स्ट लिखते हो, उसके बाद इस तरीके से लिखते हो, तो यहाँ पर आप इसको यूज़ करते हो। ठीक है, कोमा को इस तरीके से मैं इसको आपको लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, उसके बाद हैश, डबल हैश किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये माइक्रो कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर होता है फॉर ग्लोबल टेबल्स के लिए। ठीक है, इसको कहते हैं माइक्रो। तो सही आंसर हो जाता है एसक्यूएल में जो ऑपरेटर यूज़ होता है कॉन्केटेनेशन के लिए, वो डबल पाइप होता है। इस तरीके से हम इसको नोट करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीगेट ऑपरेटर इन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल। ठीक है, एग्रीगेट ऑपरेटर क्या होता है? देखिए, एग्रीगेट फंक्शन जो होता है वो आपका मिन, ठीक है, ये फंक्शन का यूज़ करते हैं, मैक्स का यूज़ करते हैं, सम यूज़ करते हैं, एवरेज का यूज़ करते हैं और काउंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एग्रीगेट ऑपरेटर हो गया। और इसके बाद देखिए माइनस जो होता है, माइनस क्या होता है? माइनस जो होता है एक प्रकार का क्या है? सेट ऑपरेटर है। और इंटरसेक्शन भी क्या है? ये भी सेट ऑपरेटर है। और उसके बाद यूनियन क्या है? यूनियन भी आपका क्या है? सेट ऑपरेटर है। और काउंट क्या है? काउंट आपका एग्रीगेट ऑपरेटर है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन डी। ये DSSB TGT 2021 में पूछा गया है, तो क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है उसको चेक करना है। ट्रू का मतलब है कि वो स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। तो पहला क्या कह रहा है? ए रिलेशन टेबल में हैव मोर देन 1 फॉरेन की। किसी रिलेशन में, मतलब टेबल में 2 से ज़्यादा फॉरेन की हो सकते हैं क्या? देखिए, इसको समझते हैं कि हमारे पास कोई रिलेशन 1 है, ठीक है, उसमें जैसे ये एम्प्लॉय का है, EID है, और एक रिलेशन 2 है, और एक रिलेशन 3 है, डिपार्टमेंट ID। ठीक है, ये DID। और उसके बाद एक रिलेशन 2 में जो रहेगा, ये डिकम्पोज हुआ है EID और ये DID।
अब जो है ये प्राइमरी की है यहाँ पर R1 का, और ये R3 का प्राइमरी की है, और ये इसको रेफरेंस करेगा तो ये फॉरेन की हो गया, ये इसको रेफरेंस कर रहा है तो ये इसका फॉरेन की हो गया। अब इससे आप समझ गए होंगे कि एक इस रिलेशन में एक से ज़्यादा फॉरेन की प्रेजेंट है, तो यानी कि ये ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन ए। प्राइमरी की इज़ अ नॉट कैंडिडेट की, प्राइमरी की कैंडिडेट की नहीं हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कैंडिडेट की जो होगा, प्राइमरी की जो होगा वो एक कैंडिडेट की होगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कैंडिडेट की जो आपका अगर ए बी है और सी डी है, तो ये दो कैंडिडेट की है, जिसमें से ये प्राइमरी की हो गया तो आपका ये अल्टरनेट की हो जाएगा, तो ये पता है आपको, ठीक है। तो लेकिन जो क्या है, प्राइमरी की इज़ नॉट ए कैंडिडेट की, लेकिन ए बी तो कैंडिडेट की है ना, तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। उसके बाद एवरी कैंडिडेट की इज़ प्राइमरी की, एवरी कैंडिडेट की प्राइमरी की है क्या? आप यहीं से देख लीजिए, क्या सी डी भी प्राइमरी की है? नहीं, तो एवरी कैंडिडेट की इज़ नॉट प्राइमरी की, यानी कि फॉल्स। और कैंडिडेट की इज़ ए मैक्सिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट, कैंडिडेट की सेट ऑफ मैक्सिमम एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर यूनिक। ऑप्शन नंबर डी क्या रह रहा है कि ये मिनिमल होगा, ठीक है, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर इस कारण ये फॉल्स हो जा रहा है। तो ऑप्शन ए ट्रू पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल, इनमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन एसक्यूएल में नहीं है? तो एग्रीगेट फंक्शन आपने देखा था कि आपने इसको मैक्स और काउंट और सम, ये सब जो क्या था, एग्रीगेट फंक्शन था, है ना। तो एग्रीगेट फंक्शन था, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा आपका एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर आप कह लीजिए इसको, ये कहाँ का है, ये रिलेशनल अलजेब्रा का है, अलजेब्रा में किस काम के लिए होता है, ज्वाइन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनर ज्वाइन ऑपरेटर ऑपरेशन, यानी इनर ज्वाइन आप जानते थे क्या था, इनर ज्वाइन था कि टेबल ए और टेबल बी के बीच में जो इंटरसेक्ट पार्ट होगा आप उसको कहेंगे इनर ज्वाइन, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, इसको कहते हैं हम इनर ज्वाइन, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, ये आपका क्या है, लेफ़्ट ज्वाइन है, लेफ़्ट टेबल को ये आप शो कर रहा है मैच करने के बाद, तो आपको कहेंगे ये लेफ़्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। और ये राइट टेबल के इसको कर रहा है शो मैच करने के बाद, उसके बाद इसको कहेंगे राइट आउटर ज्वाइन, ठीक है। और ये फुल आउटर ज्वाइन हो गया, ये दोनों टेबल या 1 और 2 सबको मैच करने के बाद जो फुल दिखा रहा है इसको कहते हैं फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है। उसके बाद देखिए पीजीटी का क्वेश्चन था, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मल रिलेशन टर्न विद फॉर्मल इक्विवेलेंट, ठीक है, यानी कि इस दोनों के रिलेशन को मिलाना है कि रिलेशन को किसको कहते हैं, रिलेशन टेबल को कहते हैं, टपल किसको कहते हैं, टपल रो को कहते हैं, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं, एट्रीब्यूट्स को, जैसे आप एक टेबल बना देता हूँ मैं, ये टेबल है, ठीक है, आपका
ये SID है और ये SNAME है और ये ईमेल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो गया आपका ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एट्रीब्यूट यानी कॉलम। और उसके बाद जैसे कि इसमें ये डेटा है पूरा, ये कहलाएगा आपका टपल यानी कंप्लीट रो, ठीक है। और उसके बाद जो इसके अंदर रहेगा डेटा कुछ, इसको कहेंगे आप फील्ड, ठीक है। और उसके बाद ये पूरे चीज़ को कहेंगे आप क्या कहेंगे, इस पूरे टेबल को क्या कहेंगे, रिलेशन यानी टेबल, ठीक है। और कुछ छूट रहा है क्या? अब उसके बाद जो डोमेन होगा वो उसके उसमें आएगा रेंज में। जैसे स्टूडेंट आईडी में उसमें आईडी रहना चाहिए, ना कि जो इंटीजर दिया हुआ है तो इंट वैल्यू रहना चाहिए, ना कि कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहेंगे कॉलम को, ठीक है। और उसके बाद डोमेन आ जाता है वैल्यू, ठीक है। तो अब मिलाते हैं कि ए का 3 ऑप्शन ए और बी में अभी चलना है, सही हो सकता है। 2 का टपल 2 का 1 यानी कि ए गलत हो गया, ये तो पहले गलत हो चुका था, इस दोनों में थे। फिर उसके बाद ये एक स्टेप पे गलत हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपका ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द बिल्डिंग ब्लॉक्स इन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इस डायग्राम को देखिए, ये ओवल शेप को देखिए। ओवल शेप किसको कहता है, ओवल शेप कहते हैं कि एट्रीब्यूट्स को, यानी कि ए का बी कौन सा है, ए और बी में से अभी कुछ हो सकता है, सी तो गया, ठीक है, एलिमिनेट। उसके बाद देखिए आप इसको समझ रहे हैं, 2 और 3 को भी रुक जाइए, आप इसको देखिए। डायमंड शेप आप जान रहे हैं पहले से, ठीक है। डायमंड शेप किसको कहते हैं, डायमंड शेप कहते हैं रिलेशनशिप को, यानी ए, 4 का ए। अब इसमें देखिए 4 का ए यहाँ पर ये है, बी करेक्ट आंसर, यहाँ पर ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। यानी कि ए का बी हो गया, सी 2 का सी हो गया, इसको ऑप्टिमल कहते हैं, और 3 का डी हो गया, यानी इसको कहते हैं मैंडेटरी 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसका आंसर समझते हैं। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डेटाबेस मॉडल, इसमें से कौन सा डेटाबेस मॉडल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा कि इनहेरिटेंस नेटवर्क मॉडल जो होता है, नेटवर्क क्या होगा, नेटवर्क मॉडल एक प्रकार का क्या है, ग्राफ स्ट्रक्चर डेटाबेस है, ठीक है। और रिलेशनल क्या हो जाता है, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, RDBMS, ठीक है। MySQL जैसे हो गया, ये आपका रिलेशनल डेटाबेस हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया जिसमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट को DB में, ठीक है, यूज़ करता है, इनहेरिटेंस वगैरह कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो आपका ये भी रिलेशन ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। लेकिन नोट पूछा जा रहा है तो ये फॉल्स है, ये इनहेरिटेंस नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये होगा जो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एसक्यूएल में कौन सा है। ये आपका क्या कहलाता है, प्लस जो कहलाता है आपका, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, एडिशन है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो ऐड करता है, एडिशन। और ये आपका दूसरा जो है इसको कहते हैं, या तो आंसर ये भी हो जाता है, लेकिन ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहलाता है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन बोला जा रहा है, तो ये तो डिवीज़न ऑपरेटर है।
और ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट। एक चीज़ ध्यान से देखिए, रीड और राइट कॉन्फ्लिक्ट है, दो चीज़ में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। डर्टी रीड क्या कहता है? डर्टी रीड जो होता है वो आपका राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट होता है, रीड राइट नहीं होता है, राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट होता है। और लॉस्ट अपडेट जो होता है वो होता है आपका राइट कॉन्फ्लिक्ट। ये आपका क्या होता है? राइट कॉन्फ्लिक्ट। और अनरिपीटेबल रीड जो होता है ये आपका रीड और राइट कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा, और ये अनकमिटेड हो जाता है आपका क्या चीज़? वही डर्टी रीड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। अनरिपीटेबल रीड जो होता है रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एसक्यूएल अल्टर टेबल, तो स्कीमा को चेंज करता है। ठीक है, टेबल के स्कीमा को चेंज करेगा। स्टेटमेंट यूज टू क्या करेगा? ऐड करेगा, डिलीट करेगा, मॉडिफाई करेगा कॉलम द एग्जिस्टेंस टेबल। जो टेबल है उसको क्या करेगा? ये कर सकता है अल्टर टेबल, उसको मॉडिफाई कर सकता है कॉलम को, या फिर उसको स्ट्रक्चर के स्कीमा के डेफिनेशंस को, टेबल को चेंज कर सकता है। ऐड डिलीट मॉडिफाई सारी चीज़ों को कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ड्रॉप एन एग्जिस्टेंट टेबल। ड्रॉप क्या होता है? ड्रॉप का मतलब हो जाता है कि टेबल को डिलीट कर देना, टेबल को ही डिलीट कर देना, एग्जिस्टेंट टेबल इन डेटाबेस। तो अल्टर नहीं, तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं है, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। और इंसर्ट और मॉडिफाई जो है वो ये करता है, इंसर्ट और मॉडिफाई टेबल के अंदर जो हैंडल करता है अपडेट डेटा को, उसके थोड़ी यहाँ पे ये नहीं होगा। डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन टेबल। डिलीट क्या होता है? इसको कहते हैं ट्रंकेट यूज़ करेंगे। टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ट्रंकेट का। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर ये तो गलत ही है। ठीक है, तो डिलीट या ट्रंकेट। ठीक, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि इन एसक्यूएल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कमांड फॉर स्कीमा इवोल्यूशन। इफ द ऑप्शन इज चूजन देन द स्कीमा इज ड्रॉप्ड ओनली इफ स्कीमा हैज़ नो एलिमेंट इट। डिलीट कमांड क्या करता है? डिलीट कमांड जो है आपके रिमूव टेबल डेटा रोज, टेबल के डेटा के रोज को क्या करता है? डिलीट कमांड से डिलीट किया जाता है। अपडेट अपडेट किससे होता है? अपडेट क्या करता है? अपडेट करता है मॉडिफाइज एग्जिस्टिंग कॉलम्स वैल्यू। यानी कि कॉलम्स जो टेबल्स में है, ठीक है, उसके वैल्यूज़ को अपडेट कर देता है। ठीक है, और उसके बाद अल्टर क्या करता है? अल्टर करता है आपके मॉडिफाई करता है स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर को क्या करता है? मॉडिफाई करता है विदाउट, मतलब स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करता है, कैसे ऐड करना, क्या डिलीट करना, क्या सब चीज़ें एट्रीब्यूट्स वगैरह। तो अल्टर
उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देता है। और जो ड्रॉप होता है, ड्रॉप स्कीमा क्या करता है, ड्रॉप का यूज़ करके क्या करते हैं कि टेबल के स्कीमा को ही डिलीट कर दिया जाता है। यानी कि ड्रॉप कमांड से क्या हो जाता है, जैसे कि आपने दिया ड्रॉप, ड्रॉप कमांड क्या करता है, ड्रॉप कमांड करता है कि इसके टेबल के स्कीमा को ही डिलीट कर देता है। ठीक है, ड्रॉप स्कीमा only if it contain 0 एलिमेंट या कोई ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि क्या करता है, पूरे स्कीमा को डिलीट कर देता है, स्ट्रक्चर को ही डिलीट करता है। क्या करता है, डिलीट कर देता है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर ऑफ एसक्यूएल इज यूज्ड वेयर क्लॉज फॉर मैचिंग कैरेक्टर पैटर्न इन डेटाबेस। डेटाबेस में कैरेक्टर पैटर्न मैचिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है लाइक का। यानी कि आप अगर वेयर के बाद नाम लिखते हैं, नेम, और उसके बाद लाइक कमांड लगाते हैं, और उसके बाद ये आप % वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हैं। तो अब क्या होगा, टेबल में जो भी नाम ए से रहेगा, ए यानी कि ए के बाद अमित हो जाएगा। ठीक है, ए के बाद अरुण हो जाएगा, ए के बाद आरुषि है। तो ए से जितने भी आएंगे वो आपका लाइक कमांड से एसक्यूएल में मैच करेगा और शो कर देगा डेटाबेस से। ठीक है, और इनकरेक्ट हो जाएगा, ये क्या करता है, मल्टी स्पेसिफाइड वैल्यू को चेक करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ये करता है मल्टी स्पेसिफाइड वैल्यू को चेक करता है। इज नल क्या करता है, इज नल भी गलत है यहाँ पर, क्योंकि ये मिसिंग नल वैल्यूज़ को चेक करता है। ठीक है, और जो होता है ये लॉजिकल कंजंक्शन ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश इंडेक्सेस इज एन ऑर्डर्ड फाइल हुज रिकॉर्डेड फाइल आर फिक्स्ड लेंथ विथ 2 fields प्राइमरी की एंड प्रिंटर टू द डिस्क ब्लॉक। ये इंडेक्सिंग का है। ठीक है,
ये इंडेक्सिंग का क्वेश्चन है। और इंडेक्सिंग में मैंने पूरा पढ़ा रखा है कि प्राइमरी क्लस्टरिंग, प्राइमरी इंडेक्सिंग, क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग, ठीक है, सेकेंडरी इंडेक्सिंग, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, जैसे बी ट्री, बी प्लस ट्री, ठीक है, बी ट्री और बी प्लस ट्री। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। आप जब थ्योरी क्लास देखेंगे तो उसके बाद आपका पूरा कवर हो जाएगा, तो उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर कमेंट करके, ठीक है। और उसके बाद हम अगली क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत लेंदी हो जाता, बड़ा हो जाता वीडियो, तो इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा जल्द। तो ठीक है, तो जब तक थ्योरी क्लास आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।